लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी जो पहला चैप्टर है अपना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इसको पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी को बता दूं मैं कि आपको अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को जितने भी जहां पर भी आपका लिंक है उनको शेयर कर देना है कि फिजिक्स आपकी चालू हो चुकी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को हम समझते हुए चलते हैं। तो करते हैं श्री गणेशाय नमः। तो सबसे पहले जो क्लास 12th की जो फिजिक्स है अपनी दो पार्ट्स में डिवाइड है। कितने? दो पार्ट्स में। क्या क्या है? क्या क्या है? एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक। दो पार्ट्स हैं इसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अपन बोले सर ये कैसे, मतलब इसको कैसे डिवाइड किया? अभी तो तुमने अपने पीछे वाला जो पार्ट्स है वो तो पढ़ाई नहीं। यानी फर्स्ट जो फिजिक्स अपनी जो 12th की फिजिक्स है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टोटल फिजिक्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन लोग क्या पढ़ने वाले होते हैं, जब चार्ज कहीं भी किसी भी तरीके से मूव नहीं किया होता है, यानी एक पूरी पोजीशन पर टिका हुआ होता है और उसकी पूरी एनालिसिस हमको करनी पड़ती है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हिंदी में बात करूं तो स्थिर वैद्युतिकी, यानी चार्ज मूव नहीं करेगा। ठीक है, आप ही को उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा बताना है, डिटेल में बताना है कि ये चार्ज क्या क्या कर रहा है, इसका फील्ड कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसकी फोर्स कितनी होगी, फोर्स लाइंस कितनी होगी, ओवरऑल डिस्कशन बतानी है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। जिसको हमारे शुरुआत के जो कहां तक जो आपका कैपेसिटर वाला तो यहां तक चैप्टर है, वहां तक आपके चार्ज बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चलेगी वहां तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, जब चार्ज मूव करने लग जाता है, यानी चार्ज यहां से यहां तक गया तो क्या होने लगेगा, इस तरीके की जो सभी कंडीशंस हैं उनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं। यानी कि व्हेन चार्ज एंड रेस्ट एंड चार्ज इन मूविंग स्टेट, यानी कि इस कंडीशन में चार्ज मूविंग स्टेट में होगा और इस कंडीशन में चार्ज किस स्टेट में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। तो अब पहले तो स्टार्ट करेंगे इसके पहले टॉपिक को। तो क्लास 11th में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, सर क्लास 11th का नाम मत लो, क्लास 11th में तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल एकदम मजे में जिंदगी काटी है क्लास 11th की। तो क्लास 11th की याद मत दिलाओ। चलिए ठीक है, आप सभी को क्लास 11th की याद नहीं दिलाते हैं, आपके उन जख्मों को हम नहीं दोबारा से ताजा करना चाहते। तो इलेक्ट्रिक के बारे में सबसे पढ़ने से पहले पहला जो टॉपिक आता है बहुत ही पित्ती सा टॉपिक, बहुत ही चूहे टाइप का टॉपिक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है, यानी चार्ज। पहली बात हमको चार्ज के बारे में करनी है कि चार्ज क्या चीज है। तो चार्ज है आपका, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं चार्ज अपना क्या चीज होता है। चार्ज इज मैं इसको लिख देता हूं, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, यानी कि चार्ज क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है। सिंपल सी लैंग्वेज है, ज्यादा टफ नहीं है, अपने को उस लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है कि 600 BC ग्रीक मैथोलॉजी एक बोलेंगे, इसको बालों में इस तरीके से रख देंगे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े आपके इधर उधर खिंचते हुए चले जाएंगे। बहुत छोटे छोटे सी टॉपिक जो हम 7th में 8th में सभी स्टार्टिंग में पढ़ाते जा रहे हैं, उस बहुत बड़ी लॉन्ग है वो वाली डेफिनेशन में अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपन को सिर्फ सीधे सीधे फंडामेंटल समझना है चार्ज क्या चीज होती है। चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो हमको, जिससे क्या होता है, जिसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो क्या फील कराती है, जो क्या एक्सपीरियंस कराती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो चार्ज क्या है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अच्छा, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं,
तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है। अब आप कह रहे सर ये अभी आप छोटी छोटी सी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो आज तो आपको यही मिलने वाला है। आप क्या समझ रहे थे आज आपको पूरी फिजिक्स आज ही के दिन पढ़ने के कल खत्म? बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटे से टॉपिक को ज्यादा देर तक नहीं चलाने वाले हैं। चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे, चार्ज के अंदर जो भी कोई मैटर वगैरह कुछ आएगा थोड़ा बहुत उसको खत्म करेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो चार्ज आई होप आपको समझ में आया। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज क्या है? एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम फील करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि ये इसके जो चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस तरीके की ये सब चीज बनकर आ जाती है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से, ठीक है। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा? SI यूनिट और क्या होती है? तो इसको SI यूनिट होती है कूलॉम, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? कूलॉम। C से एब्रिविएट करते हैं इसको, कैपिटल C, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन तो इसके अंदर कुछ है नहीं, तो उसको तो बाद में बात करेंगे, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। SI यूनिट के बारे में बात कर ली, Q के बारे में बात कर ली। चार्ज इज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है। अच्छा, अब क्या समझना है इसके अंदर, चार्ज के अंदर? तो चार्ज के अंदर अगर हम अपने आगे की ओर बढ़े तो पहला टॉपिक निकल कर आता है क्या हो चार्ज के अंदर। अगला टॉपिक है क्वांटाइजेशन। कितना अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार वाला टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन बताएगा सर? कोई नहीं बताएगा, अपन ही बताएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? यानी कि अगर हम किसी भी, क्वांटाइजेशन क्या होता है कि अगर हम कोई भी चार्ज की वैल्यू को ट्रांसफर करें, किसी जगह पर ट्रांसफर करें या फिर किसी मैटर पर अगर किसी चार्ज को ट्रांसफर करें तो सिर्फ एक इंटीग्रल फॉर्म में ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इंटीग्रल फॉर्म में ही ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि मैं शुद्ध हिंदी में अगर इसकी बात करूं, द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी चार्ज पर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम किसी चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ एक इंटीग्रल फॉर्मेशन में ही इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अब सर कैसे, समझ में नहीं आया? ठीक है, समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक इस तरीके की मैटर है, ठीक है। मैं इसको चार्ज देना चाहता हूं, ठीक है, चार्ज देना चाहता हूं। तो इसको जो चार्ज दिया होना चाहिए वो एक फिक्स अमाउंट में ही होना चाहिए। यानी कि m की वैल्यू अगर मैं मान के चलूं कि m की वैल्यू कुछ दे रहा हूं, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स, जो कुछ भी एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया। इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये सबसे छोटा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा चार्ज। अगर मैं इसको देना चाहूं तो इसको एक कंप्लीट नंबर के फॉर्मेशन में ही इसको मैं दे सकता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर को एक इंटीग्रल फॉर्म में ही इसको ट्रांसफर कर सकता हूं। जैसे कि n की वैल्यू एक फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 10 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने ट्रांसफर कर दिए 2.5 इलेक्ट्रॉन इसके पास। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लेकर आओगे? या तो उसको पूरा कंप्लीट दो या बिल्कुल मत दो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही चीज कहती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैटर को अगर हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज एक इंटीग्रल फॉर्म में ही ट्रांसफर किया जा सकता है और एक पूर्ण रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको एज ए फ्रैक्शन फॉर्म में दे रहे हो, एज ए डेसिमल फॉर्मेशन में दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर डेफिनेशन की बात करो तो द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ E। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या ही नोट करोगे यार, इसमें बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं। फिर भी आप अपने हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत नोट करना चाहते हो कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, तो नोट कर ही लिया होगा सभी ने। क्या है इसमें, इसको चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत ही तो नोट करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं
अपने अगले टॉपिक पर। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने चार्ज तो बताया लेकिन चार्ज के टाइप नहीं बताए, और हमको अभी तक पढ़ाया गया है चार्ज दो टाइप के होते हैं। तो सब्र करो यार, सब्र करो, बताएंगे धीरे धीरे। वैसा ही है, ये दिमाग से निकल गया वो दिमाग में आ गया तो उसको बता दिया वाव में क्या है। ठीक है, देखिए चार्ज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। चार्ज डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स। चार्ज जो होता है दो टाइप का होता है। सर कौन कौन सा होता है जल्दी से बता देंगे? तो चार्ज डिवाइड्स फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, पॉजिटिव होना, पहली पॉजिटिव मोटिवेटेड होना। एंड देन सेकंड नेगेटिव, बहुत ही बेकार वाला चार्ज है, आदमी को नेगेटिव कर दे, आदमी को बिल्कुल खत्म कर दे। नेगेटिव चार्ज तो अपने अंदर होना ही नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव लेना है, फिट रहना है, मजे करना है बस, ठीक है, और मजे में पढ़ते हुए चलना है। तो दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, देन एक होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा ये तो पढ़ा था, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो एक और चीज समझ में आती है क्या, कि लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस आर क्या करते हैं, लाइक चार्जेस आर रिपेल, रिपेल करते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, सबको पता है। अगर दो एक जैसे चार्ज आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है इसका एग्जांपल बाद में दे लेंगे। एंड देन अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, ठीक है। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक है। मतलब अगर विपरीत प्रकृति के चार्ज होंगे, यानी कि अपोजिट साइन होंगे, जैसे एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, आप सभी को पता है कि एक लड़का और एक लड़की अपोजिट जेंडर है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और एक लड़का और एक लड़का एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जा भाई तू क्या है, मतलब दिमाग क्यों मार रहा है। अगर कोई लड़की आके आपसे पूछती है कि ये क्या होगा, तो आप तुरंत बताने के लिए तैयार हो जाते हो कि इस कॉन्सेप्ट को समझा दीजिए, तुरंत बताने को तैयार हो जाओ कि भले आता ही ना हो आप पर। हाँ भी मैं बताता हूँ आपको, कल बता दूंगा आपको। इस तरीके से कोई लड़का पूछेगा क्यों यार माता मार रहा है, तो जा भाई तुम, समझ रहे हो ना। तो लाइक चार्जेस always repel and unlike charges always attract। I hope आपको एग्जांपल भी एकदम सटीक दिमाग में बैठा होगा। तो इसमें तो कुछ नोट करने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो एक हमारा एक फॉर्मूला है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में था, लेकिन ये बीच से बीच इनको याद आ गया मुझे, तो इनको मैंने बता दिया। क्वांटाइजेशन चार्जेस में एक फॉर्मूला अपना आता है, Q बराबर NE, सबने पढ़ा है, Q बराबर NE। इसमें Q क्या होता है, अपना चार्ज होता है, चार्ज। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। E क्या होता है, E होता है अपना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, होता है कितना, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये होता है 602 होता है, तो 1.6 ही है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इससे एक दो न्यूमेरिकल अपन लोग करेंगे आज, थोड़ा सा समझेंगे, इसकी वैल्यू को समझेंगे। क्योंकि बच्चे क्या है ना, सभी लोग इनको इस चीज मतलब इस वाले फॉर्मूले का तो कोई ध्यान ही नहीं है, Q बराबर N की इंपोर्टेंस क्या है। आज मैं तुमको बता दूंगा कि इसकी इंपोर्टेंस कितनी इंपोर्टेंट है। यानी अगर एक न्यूमेरिकल इसके टाइप का कुछ आ जाए नहीं, कि इस पे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल में बना के दे दूं इस तरीके का, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज आ जाओगे कि यार कैसा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कैसे करें, किस फॉर्मूले से करें। बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। फिलहाल तो अब इसको आप नोट करना चाहोगे, इसमें क्या नोट करना यार, एग्जाम्पल ऐसा दिया कि एकदम दिमाग में फिट हो गया। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट कहीं भी नहीं जाएगा बीच लेक्चर को छोड़कर। अगर किसी को भी समझने में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके बताएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो को लाइक करे बिना कहीं भी नहीं जाएगा, ओके। अगर वीडियो को बिना लाइक किए वीडियो को पूरा देख लिया, समझ लिया, बिना लाइक किए कहीं भी जाएगा तो उसको पाप लगेगा भाई, देख लेना, ठीक है। तो अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबको पता है? क्या पता है? कुछ भी नहीं पता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ बहुत सारे रूल्स आते हैं कंजर्वेशन के डिपेंडेंट, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 11th क्लास की फिजिक्स में। सर 11th का नाम आप बार बार क्यों ले देते हो? ठीक है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इंग्लिश पे मत जाना, डेफिनेशन पर सिर्फ समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, और एक डेफिनेशन है, द चार्ज कैन द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, द चार्ज ऑफ एन the charge of any isolated system, the charge of any isolated system is conserved, isolated system is conserved। इन दोनों का अर्थ एक ही है यार, ये लैंग्वेज वाली भाषा पर अपनी समझ में नहीं आती है। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जो समझने के लिए कितना अच्छा है, समझाता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? खत्म किया जा सकता है। यानी कि चार्ज को ना तो दोबारा बनाया जा सकता है और ना उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे एनर्जी वाला रूल है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है अपना। अरे फिर दोबारा से 11th क्लास का नाम आ रहा है, सॉरी। तो 11th क्लास का जो नाम आ रहा है उसमें 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट उसमें क्या है? इसी तरीके का एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो भी यही कहता है कि चार्ज जो है उसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें चार्ज को क्रिएट करना पॉसिबल है। ठीक है, एक कंडीशन है इसमें जिसमें चार्ज को एक न्यू फेज में क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। वो भी एक इसको रूल को मतलब फॉलो करता है, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन एक नया टॉपिक है, वो थोड़ा अलग टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे फिलहाल। तो फिलहाल अपना टॉपिक है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास 10 कूलम आवेश है, 10 कूलम चार्ज है, तो उसको मैं ट्रांसफर करके 5 कूलम बना सकता हूँ, लेकिन 10 कूलम को मैं खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी होगी, मैंने खाना खाया, तुमने खाना खाया, तुम्हारे अंदर एनर्जी आई। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी काम में लगा सकते हो, किसी काम में खर्च कर सकते हो। ठीक है, पर लेकिन उसको इस तरीके से नष्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल एंड कर दे, क्योंकि पूरी यूनिवर्स की एनर्जी एकदम फिक्स है। ऐसे ही जो किसी मैटर, कोई सिस्टम, कोई हमारे पास कोई सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसके ऊपर जितना भी आवेश है, उसके पास जितना भी आवेश है, वो एकदम पूरा फिक्स्ड है, कंजर्व्ड है। ठीक है, उसको ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही उसके ऊपर और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। फिक्स्ड है, जितना भी है उसके पास है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है? चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। आई होप यू गेट इट माय पॉइंट। ठीक है, हो तो ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ पूछा जाएगा और ना ही इसके बारे में डिस्कशन है। छोटा छोटा पेटी सा टॉपिक है, इसका कोई भी रोल प्ले नहीं है अपने उसके अंदर। तो अब क्या करें? हाँ, ऐसे एक फॉर्मूले से कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं, इससे ज्ञान ले लेते हैं थोड़ा बहुत। ये ज्ञानी फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इससे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहता है। अच्छा, एक मैं न्यूमेरिकल लिखने वाला हूं, कैन plus 8.25 into 10 to the power plus 12 लिख देता हूँ इस जगह पर, कूलम चार्ज गिवन टू अ सिस्टम। यानी कि इतना जो चार्ज है क्या किसी सिस्टम को दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि एक चार्ज है मेरे पास, मैंने कोई भी अपने मन में जो दिमाग में आया वो चार्ज मैंने लिख दिया।
अब आपको बताना है कि ये चार्ज किसी सिस्टम को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। अब आपको इसके बारे में डिस्कशन करके बताना है। तो आपके दिमाग में अब अगर ये फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा होता, मुझे नहीं पता होता कि ये क्या चीज है क्या नहीं है, तो आप क्या बोलते, सर चार्ज ही तो है, दे दो, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको दे दो, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, दे दो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर इस चार्ज को दिया सकता है, यानी कोई भी चार्ज ले लें और किसी भी सिस्टम को दे दें, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट की जरूरत होती है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि Q बराबर NE है फॉर्मूला। क्वेश्चन दिया है कि Q की जगह पर है 8.25 into 10 to the power 12, N की जगह पर नहीं पता, E की जगह पर 1.6 into 10 to the power minus की 90। सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। N बराबर 8.25 into 10 to the power 12 अपॉन 1.65, ठीक है, into 10 to the power minus के 90। अब इसको अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, सॉरी 65 नहीं है 6 ही है सिर्फ, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 825, और इस पावर को जब मैं ऊपर ट्रांसफर करता हूं तो 10 टू द पावर प्लस के 19 अपॉन 16, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा 160, इसको थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करें तो आपको कितना मिलता है, एक पावर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं इसकी में, n बराबर 825 इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगी 11 इंटू 10 टू द पावर 90, ठीक है। कहाँ लिख दूं इसको, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह की शॉर्टेज है थोड़ी बहुत। 825 गुणा 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 19, 9 और 1 10 की जगह सुनिए, एक और एक 2 और एक 3, 30 हो जाएगा। नीचे है अपनी 16 से इसको डिवाइड कीजिए। 16 पहले इसको थोड़ा सा काटे, नहीं कटेगा, 16 पंजी 80 होता है, हाँ, फिर 2 बचेगा 25, 16 पॉइंट, और कितना बचेगा आपका इधर 5 और 4 9, जीरो लगाएंगे, 16 पंजी 80, फिर एक 10 बचेगा, लगभग 51.5 इंटू 10 टू द पावर 13, ठीक है। इस अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, 10 को ऊपर ट्रांसफर कर दूं तो n इंटू 515, मैंने अप्रोक्स में लिया है इस वैल्यू को, ठीक है, 5.15 इसकी अप्रोक्स में ले लिया है। अगर डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू जाकर के रुक जाएगी, इतना डेफिनेट है। तो इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 29। तो देखिए ये आया 515 गुणा 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? अगर ये वैल्यू एक फिक्स अमाउंट ना होती, एक इंटीग्रल फॉर्म में ना होती, यानी कि कोई भी पॉइंट की वैल्यू निकल कर आ जाती, या फिर कटने पिटने पर भी ये कुछ ऐसा निकल कर आता जिससे कि ये फिक्स अमाउंट, यानी कि ये अगर प्लस में ना होकर माइनस में हो जाती, ये वैल्यू प्लस में ना होकर माइनस में होती, तो ये पॉजिटिव वाला नंबर होता कोई ना कोई, ठीक है। तो ये प्लस की वैल्यू है, इसका मतलब है 515 के पीछे 29 जीरो लगा देंगे। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस आवेश के अंदर, इस चार्ज के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो कि एक फिक्स इंटीग्रल अमाउंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है किसी सिस्टम को दिया जा सकता है। अगर n की जगह पर कोई एक ऐसी वैल्यू होती, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, अगर n की जगह पर कोई एक ऐसा वैल्यू होता, मैं मान लूं कि 55 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 2 हो जाता, ऐसा मान लूं, 3 मान लूं, चलो ऐसे 3 हो जाता, तो इस 3 का मतलब क्या हो गया 55 अपॉन 123, तो इसको सॉल्व करूं तो 0.055 आएगा, जो कि एक फिक्स अमाउंट नहीं है। क्या एक से कम है? बिल्कुल भी, एक से तो बहुत ज्यादा कम है। n की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा कम है। तो क्या ऐसा अगर नंबर निकल कर आता सॉल्यूशन पर, n की वैल्यू ऐसी निकल कर आती जो कि एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, बहुत कम है एक इलेक्ट्रॉन से, एक प्रॉपर अमाउंट नहीं है इलेक्ट्रॉन की, या तो एक होनी चाहिए थी, या 2 होनी चाहिए थी, या 4 या 10, जो कुछ भी होना चाहिए था, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में एक इंटीग्रल फॉर्मेशन में होना चाहिए था, लेकिन n की वैल्यू एक प्रॉपर अमाउंट नहीं है। तो क्या ऐसा जो चार्ज बनता तो वो दिया जा सकता था? तो हम बोलेंगे सर ऐसा चार्ज
कोई भी सिस्टम को नहीं दिया जाता, क्योंकि हमने जो पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें लिखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको चार्ज देना है तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट, एक इंटीग्रल फॉर्मेशन में होना चाहिए, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ई। तो ई का एक मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए, या तो 1e हो, 2e हो, 3e हो, 4e हो, डॉट डॉट कोई भी वैल्यू हो, लेकिन होना एक इंटीग्रल फॉर्मेशन में चाहिए था। लेकिन ये तो फिक्स्ड इंटीग्रल फॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये चार्ज नहीं दिया सकता अगर ऐसी कोई चार्ज होता तो। लेकिन ये कैसा चार्ज है कि एक फिक्स अमाउंट बनकर आ रही है, ठीक है, तो इसको चार्ज को दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछ ली जाने वाला क्वेश्चन है कि एक छोटा सा लाइन बना के, हेडलाइंस बना के, एक 4 ऑप्शन बना के दे सकता है, पूछ सकता है कि क्या ये चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है कि नहीं दे सकता। तो अपन क्या फिर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले की जो वैल्यू है पता चल गई होगी। कितना इंटरेस्टिंग और मजेदार सा फॉर्मूला है ये, जो कि बहुत ही दिमाग घुमाने वाला है। अगर मैं मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि अगर किसी को नहीं पता कि इस तरीके से भी इसका यूज किया जा सकता है, जो कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना छोटा टॉपिक है, हमको समझाया किसी ने कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। किसी भी एक सिस्टम को अगर आप इलेक्ट्रॉन चार्ज देते हो तो एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो एक इंटीग्रल फॉर्मेशन में होने चाहिए, ठीक है, 1e 2e 3e जितने भी हो कंप्लीट है, ठीक है, कितने भी लो, मुझे एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। इतना पढ़ लिया, खत्म कर दिया। पता है कि ये जो थ्योरी है कहीं भी पेपर में नहीं आने वाली है, क्योंकि ऐसी थ्योरी पूछता ही नहीं है एग्जामिनर, पेपर में नहीं आने वाली है। लेकिन इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, एक बेहतरीन तरीके से निकल कर आएगा, उसको तो आपसे पूछ सकता है ना, तो वो आपको पता होना ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। आप इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में पूरा ठीक तरीके से पढ़ लिया अपन लोग ने, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है एटमोस्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेकर चलते हैं। पहला लेक्चर है अपना, तो ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितना भी मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छे से एकदम ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताओ। वीडियो को लाइक भी करना है आपको। तो कल का जो टॉपिक है अपना डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। क्या है? कूलॉम लॉ। ये टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं कल। कूलॉम्स के लॉ को एकदम निचोड़ के रख देने वाले हैं, यानी कि कल के बाद आपको कूलॉम के नियम को कभी ना तो याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना कभी भी आपको एकदम सटीक वे में एकदम बहुत अच्छे से याद होने वाला है। तो कल के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे और इसको पढ़ करके सभी को आना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना कोई भी नहीं भूलेगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको डेफिनेटली कर ही देना है, ठीक है।